देखिए, क्वेश्चन डिस्कशन के सीरीज में है ना, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल के ऊपर। जेई एडवांस लेवल के ऊपर है ना क्वेश्चंस का डिस्कशन। इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 के लेवल के हिसाब से एकदम न्यू पैटर्न, एकदम जो न्यू पैटर्न हम लोग का अभी नवंबर में आपका नया सिलेबस आया था, उसके हिसाब से ये क्वेश्चंस है। तो उस हिसाब से हम लोग है ना तैयारी स्टार्ट करेंगे और इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके बहुत बारीकी से समझना। एडवांस में एक्चुअली जो आपका बेसिक थ्योरी होता है वो तो रहता ही है, लेकिन जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है वो उस लेवल तक पहुंचना चाहिए। यहाँ एक एक क्वेश्चन के अंदर आप ऐसा समझो कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है ना एक साथ मिक्स करके दिया रहता है। तो स्टूडेंट को इस पे जरूर प्रैक्टिस करने से फायदा होगा। पहले तो आप क्वेश्चन देखें, जहां तक हो सके क्वेश्चन हम आपको अलग से भी प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप ऐसे देखें कि क्वेश्चन को पहले पॉज करके खुद से ट्राई करें और उसके बाद जो मेरा डिटेल वीडियो एक्सप्लेनेशन है इस पर वो देखें। तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है आप उसको रोक के पहले खुद से ट्राई कर ले, एक बार देख ले, समझ ले, और उसके बाद जो मेरा एक्सप्लेनेशन इसके नीचे दिया गया है वो आप देखें। तो देखो, सबसे पहले है आपके पास, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। इसमें ये इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। जैसे सेक्शन 1 है, इसमें मैक्सिमम 12 मार्क्स है। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस में जैसे लिखा हुआ है उस हिसाब से चलते जाओ। तो कहाँ कहाँ आपको पढ़ने के दौरान ध्यान रखना है कि इसमें कुल 3 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, ठीक है, और एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलो ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, तो जो ज्यादा स्टूडेंट तेज होगा वो चारों ऑप्शन टिक कर देगा। तो ऐसे केस में ध्यान रखा गया है इस चीज का कि आपको कब कौन सा ऑप्शन टिक करना है, और उसके लिए आपको पार्शियल मार्क्स भी देने का व्यवस्था किया गया है। पार्शियल मार्क्स मतलब अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन सही है, उसमें आप कोई एक या दो सही ऑप्शन को टिक करते हैं, बाकी सबको नहीं करते, तो आपको कितना मार्क्स मिलेगा वो यहाँ बताया गया है। सबसे पहले तो ये बोला गया कि चलिए भाई, आपका फुल मार्क्स 4 है, वो तो आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन का जैसे डिमांड है 3 ऑप्शन करेक्ट है और तीनों करेक्ट ऑप्शन आप टिक कर दिए तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। प्रॉब्लम तो उनके साथ है जिनमें जितना करेक्ट है उसमें से कुछ आप टिक किए और कुछ टिक ही नहीं किए। तो उसके लिए पार्शियल मार्क का स्कीम जो दिया गया उसको समझो। 3 नंबर उन विद्यार्थी को मिलेगा जिसमें 4 करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन में, मतलब चारों का चारों सही है, लेकिन आप उसमें से केवल 3 ऑप्शन को ही चूज किए हैं, चौथा आप छोड़ दिए, तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। फिर पार्शियल मार्क्स 2 उनके लिए रखा गया है जिस क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शंस करेक्ट है, लेकिन आप केवल 2 ही सेलेक्ट किए, 3 या 4। मतलब मान लीजिए कि 4 ऑप्शन करेक्ट है, 3 या 4 ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन में, लेकिन आप उसमें से केवल 2 को चूज किए, बाकी किसी को टच ही नहीं किए। गलती वाला जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको तो कभी टच मत कीजिएगा, क्योंकि गलत वाला जैसे ही आप टच कीजिएगा, सही कितना भी टच कर दीजिए, अगर आप एक भी गलत ऑप्शन टच किए तो याद रखिएगा सीधा -2 होगा। कभी भी गलत ऑप्शन आप टिक नहीं कर सकते। अगर आप टिक कर दिए तो आप चाहे जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 ऑप्शन है जिसमें ए बी और सी करेक्ट है और हम डी भी टिक कर दिए। ए बी सी तो टिक किए, लेकिन डी भी टिक कर दिए, तो वैसे केस में गलत आंसर टिक है आपका तो -2 होगा। समझे? तो गलत ऑप्शन आप टिक नहीं कर सकते। हाँ, सही में से जैसे 4 सही है, आप 3 टिक किए तो आपको कुछ नंबर मिलेगा। 3 सही है, आप 1 या 2 टिक किए तो आपको कुछ नंबर मिलेगा। लेकिन गलत अगर आप टिक कर दिए तो आपको एक भी नहीं, -2 होगा। तीसरा भी देख लो अगर 2 या 2 से अधिक ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन आप केवल उसमें से कोई एक ऑप्शन ही चूज किए, तो उसके लिए भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप कोई भी मतलब क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किए तो आपको 0 मिलेगा। लेकिन अगर आप एक भी रॉन्ग आंसर टिक कर दिए, एक भी रॉन्ग आंसर अगर आप टिक कर दिए तो याद रखिएगा -2 होगा। तो मल्टीपल चॉइस को समझना होगा कि आखिर आपको मार्किंग मिलेगा कैसे, कंसेप्ट ये है। ठीक है?
तो इस चीज को ध्यान में रख के पहले से मेंटली प्रिपेयर होके आपको एग्जाम में जाना चाहिए। रॉन्ग आंसर टिक नहीं करना है। रॉन्ग आंसर टिक हो गया मतलब -2 पक्का हो गया, समझ गए। अब चाहे कितना भी सही आंसर देते रहे आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, a non-conducting ring of mass m and radius r has a charge q uniformly distributed over its circumference। non-conducting है मतलब चार्ज रिंग में फ्लो नहीं कर सकता, जैसे प्लास्टिक का कोई रिंग है एक्सेट्रा इस तरह का, और प्लास्टिक पे आपका प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका मास m है, रेडियस r है। रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सरफेस। रिंग जो है वो कोई रफ हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर रखा है। A vertical magnetic field B equals to B naught T square is switched on. After 2 seconds from switching on the magnetic field, the ring is just about the rotate about vertical axis through its center. Then friction coefficient between the ring and the surface is given. मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने के 2 सेकंड के बाद वो घूमना स्टार्ट करता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन करने के 2 सेकंड के बाद वो घूमना स्टार्ट करता है। तो उसके बेसिस पे आपको फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट बताना है, म्यू का वैल्यू निकालना है, और फिर ए और बी तो वही है, दो में से देखते हैं क्या कैलकुलेशन में मेरा आता है। और आगे इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकंड के बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड को आप स्विच ऑफ कर दिए, देन एंगल रोटेटेड बाय द रिंग बिफोर कमिंग टू स्टॉप, तो फिर उसको रुकने में कितना एंगल घूम जाएगा वो तुमको बताना है। अगला भी वही है। तो स्टार्टिंग विद दिस वेरी गुड क्वेश्चन कंसेप्ट वाइज, चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल पे एक रिंग रखा है, सही है। अब इस रिंग में जैसे यहाँ पे क्रॉस फील्ड दिया है, तो हम लोग मानेंगे कि अंदर ये क्रॉस फील्ड है, अंदर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एक बी फील्ड इसमें डाला गया है। तो जो हमारा बी फील्ड है वो कुछ इस तरीके का है कि जो आपका बी फील्ड है दैट विल बी इक्वल्स टू बी नॉट इंटू टी स्क्वायर। तो देखो होता क्या है कि जब कभी भी इस तरह का चेंजिंग, देखिए मेरे एक्सप्लेनेशन में बहुत समय लगेगा, क्योंकि हमको तुमसे बात भी करना है, हमको तुमको समझाना भी है, हमको सब कुछ करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन आपका तो बस एक ही है कि आप इसको इतना प्रैक्टिस करके रखें कि एक बार सर झुकाएं और शुरू से लेके लास्ट तक 5 मिनट 7 मिनट, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में समय लगता है क्योंकि सब ऑप्शन ऑप्शन सब देखना रहता है। तो देखो अगर मेरे पास ये एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस रीजन में एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपको, जिस भी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता वहां एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो आखिर उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल लेंगे हम लोग क्लोज्ड पाथ पे, दैट विल बी इक्वल्स टू ईएमएफ इंड्यूस्ड। और ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू अगर आप चाहें तो डायरेक्शन लेना है तो लीजिए, माइनस डी फाई बाई डी टी लिख सकते हैं। डी फाई बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज। इस सर्कुलर पाथ पे जहां रेडियस रेडियस कैपिटल आर, जहां रेडियस कैपिटल आर, क्या हम इसको लिख सकते हैं ई डॉट 2 पाई आर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ, फ्लक्स के लिए लिखेंगे बेफील्ड इनटू एरिया, बेफील्ड इनटू एरिया। तो आपके पास हुआ ई डॉट 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, माइनस से बाहर रखो, डीबी बाई डी टी करो, और ऊपर में जो बी का इक्वेशन है उसको अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ऊपर में जो बी का इक्वेशन उसको अगर आप देखिएगा, एरिया में पाई आर स्क्वायर पुट कर दिए, और बी का इक्वेशन था बी नॉट टी स्क्वायर, उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 इंटू बी नॉट इंटू टी आएगा, 2 इंटू बी नॉट इंटू टी आएगा। देखो ये पाई से पाई कैंसिल, आर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो आपका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, माइनस साइन छोड़ दीजिए वो डायरेक्शन है, 2 बी नॉट आर टी, और ये 2 से 2 भी तो कैंसिल ही हो जाएगा ना,
2 से 2 कैंसिल हो जाए, चलो ये 2 हटा ही दो। हाँ, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, ऐसा ये है हमारे ई का। तो हमको बस खाली ई का मॉड चाहिए, तो वो है B0 R N T। अब जरा सोचो हो क्या रहा है। हो कुछ ऐसा रहा है कि अगर आप उस ऊपर वाले फिगर पे चल के चीजों को समझेंगे, इंटर करने वाला बिफिल्ड, जैसे यहाँ टाइम दिख रहा है, वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। अगर इंटर करने वाला बिफिल्ड समय के साथ इंक्रीज कर रहा है तो इसमें करंट दौड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो याद रखना कि जो हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही होगा, क्योंकि हमेशा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता है ताकि जिस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट है उसी डायरेक्शन में उसका मेंटेन रहे। तो ये हमारे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, सही है। अगर ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो मेरे रिंग पे चार्ज पहले से मौजूद था, रिंग पे चार्ज पहले से मौजूद था, और ये चार्ज, ये रिंग जो है वो नॉन कंडक्टिंग है। अगर ये रिंग कंडक्टिंग होता तो चार्ज इसमें घूमता और करंट प्रोड्यूस होता, लेकिन ये रिंग नॉन कंडक्टिंग है, क्वेश्चन में मेंशन है नॉन कंडक्टिंग रिंग है, तो चार्ज नहीं घूम सकता। चार्ज नहीं घूम सकता तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करने लगेगा? तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर से चलते हैं नाउ। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स, क्या उस फोर्स को आप लिख सकते हैं क्यूई? तो आपका ये फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हो गया Q टाइम्स ऑफ B0 R N T। अब ये भी सोचो कि यहां तो ये रफ सरफेस है, यहां तो ये फ्रिक्शनल सरफेस है। अगर फ्रिक्शन है तो जब ये रिंग घूमना चाहेगा तो इस फिगर के हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको अपोज करने के लिए हम दूसरे कलर में थोड़ा दिखाना चाहते हैं। इसको अपोज करने के लिए क्या हमारे पास इस सरफेस के पैरेलल अपोजिट सेंस में ही एक फ्रिक्शन डेवलप होगा जो हमेशा चाहेगा इसके मोशन को अपोज करना। फ्रिक्शन डेवलप होगा जो हमेशा चाहेगा इसके मोशन को अपोज करना, यह है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन का फोर्स कितना है, तो सपोज करते हैं जैसे हमको फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट म्यू निकालना है, तो म्यू एम जी, पूरे का पूरे रिंग पर म्यू एम जी फ्रिक्शन लग रहा है। तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया टू अपोज रोटेशनल मोशन ऑफ रिंग देयर इज फ्रिक्शन। और वो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स जो हम सोच पा रहे हैं वो है म्यू एन, जहां नॉर्मल एम जी के बराबर है म्यू एम जी। क्वेश्चन ये कहता है कि 2 सेकेंड पे रिंग रोटेट करना स्टार्ट किया, उसके पहले तो फ्रिक्शन बड़ा था। हम तुमको ऐसे बताते हैं 0 से लेके, अगर आप 2 सेकेंड से कम टाइम में बात करेंगे लेस देन 2, तो याद रखिएगा कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू था वो बड़ा था हमारे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, सो बॉडी रुका हुआ था, रिंग रुका हुआ था। लेकिन एट t = 2 सेकेंड्स, याद रखिएगा कि फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है, मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट उसके बराबर या उससे थोड़ा ज्यादा हो गया जहां रिंग स्टार्ट हुआ रोटेट करने। तो इस लाइन पे अगर ध्यान देंगे तो ये आएगा हम लोग का म्यू एम जी, और ये हमारा फोर्स अभी ऊपर इक्वेशन में हम लोग निकाले थे Q टाइम्स ऑफ B0, क्या था जी, B0 RT, Q टाइम्स ऑफ B0 RT। टाइम की जगह पे 2 सेकेंड, हम लोगों को म्यू चाहिए, तो म्यू का वैल्यू हो गया 2Q B0 R/mg, मतलब उस सरफेस का फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट ये म्यू इज इक्वल्स टू 2Q B0 R/mg। चलो एक ऑप्शन तो मिलाएंगे ए और बी में, 2Q B0 R/mg, ए ऑप्शन इज करेक्ट।
बी गलत है। सही है। ये हाँ, यहां तक पता चल गया कि 2 सेकेंड पे उसका रोटेशन स्टार्ट हुआ है और अब हमको म्यू भी मालूम है। अब हमको निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड को 4 सेकेंड के बाद हम लोग स्विच ऑफ किए, 2 सेकेंड पे घूमना स्टार्ट किया। ठीक है। 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक हमको पहले ओमेगा निकालना होगा। आगे देखो, ये वाला आ गया अपना ए ऑप्शन करेक्ट। अब आ जाओ आगे। फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 4 सेकेंड्स, गौर करना थोड़ा। क्या उस बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस फ्रिक्शन होगा? ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस फ्रिक्शन। इलेक्ट्रिक फोर्स है अपना, कितना था, क्यू बी नॉट आर टी, और माइनस फ्रिक्शन कितना है, म्यू एन। दिस विल बी इक्वल्स टू क्यू बी नॉट आर टी माइनस एम टू क्यू बी नॉट आर बाई एम जी मल्टीप्लाइड विथ नॉर्मल एम जी। ये एम जी कट गया। तो तुम्हारा नेट फोर्स अभी आ रहा है जो बॉडी को घुमाने का काम करेगा, वह है क्यू बी नॉट आर टी माइनस 2 क्यू बी नॉट आर। तुम उसमें से क्यू बी नॉट आर को अगर कॉमन ले लो, क्यू बी नॉट आर को कॉमन ले लो, तो टी माइनस 2, ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स, अगर हम इस नेट फोर्स को सेंटर के अबाउट में रेडियस से मल्टीप्लाई कर दे तो टॉर्क हो जाए। टॉर्क नेट इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ नेट। तो एक और से मल्टीप्लाई होके ये हो गया क्यू बी नॉट आर स्क्वायर टी माइनस 2, ये टॉर्क नेट है। क्या हम इस टॉर्क नेट को लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन, क्यू बी नॉट आर स्क्वायर टी माइनस 2। रिंग है भाई, रिंग वर्टिकल एक्सिस के अबाउट में घूम रहा है, तो इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन क्यू बी नॉट आर स्क्वायर टी माइनस 2। तो ये देखो आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया क्यू बी नॉट बाई एम टी माइनस 2। ये है तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्यू बी नॉट बाई एम टी माइनस 2, ये है एंगुलर एक्सेलरेशन। हमको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। दिस इज इक्वल्स टू क्यू बी नॉट बाई एम टी माइनस 2, then d omega will be equals to q b naught by m t minus 2 dot dt. Now you have to integrate, इंटीग्रेशन। भाई देखना 2 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी 0 था और 4 सेकेंड के बाद तुमको वेलोसिटी चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हारा बच गया है ओमेगा और राइट हैंड साइड में है क्यू बी नॉट बाई एम, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 और 2 का इंटीग्रेशन 2t, 2 से लेके 4 तक। then omega will be equals to q b naught by m, पहले यहाँ पे 4 पुट कर दिए, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 इंटू 4 8, और फिर इसमें से माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 2 जा 4। इतना बड़ा सब कैलकुलेशन रहता है ना। देन ओमेगा विल बी इक्वल्स टू क्यू बी नॉट बाई एम 16/2 8, ये तो खत्म हो गया, 8 माइनस 8 खत्म। ठीक है,
ये 0 हो गया। अब यहाँ देखो माइनस है, यहाँ 2 दैट -4, तो कुल मिला के अंदर में 4 बच रहा है ना, कि 2 बच रहा है, 2 बच रहा है, अंदर में केवल 2 बच रहा है, अंदर में केवल 2 बच रहा है। तो ये वैल्यू हो गया 2 Q B0/m, ये ओमेगा है। अब आप 4 सेकेंड पे मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिए, मतलब अब इलेक्ट्रिक फोर्स खत्म एट t = 4 सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑफ। तो नाउ अब आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो गया। तो फ्रिक्शन की वजह से, बिकॉज अब ये रिंग घूम रहा है, तो फ्रिक्शन इसको रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। नाउ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स रिटार्डेशन, फ्रिक्शन आपको रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा। तो सेंटर के अबाउट में फ्रिक्शन का टॉर्क कितना, एक मिनट, तो फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा रिटार्डेशन, ठीक है। तो फ्रिक्शन का जो रिटार्डिंग टॉर्क है, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, वो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स और सेंटर के अबाउट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। तो फ्रिक्शन कितना था, μmg × r। म्यू का वैल्यू कितना आया था हम लोग का, म्यू का वैल्यू आया था अपना 2 Q B0 r/mg, 2 Q B0 r/mg, 2 Q B0 r/mg, और फिर से एक r, ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट था, साथ में एक mg से मल्टीप्लाई भी है, तो ये mg कट गया, और आपका टॉर्क का वैल्यू हो गया 2 Q B0 r²। इतना ये रिटार्डिंग टॉर्क है, ये रिटार्डिंग टॉर्क है, ओके, ये रिटार्डिंग टॉर्क है। अब थोड़ा सा ऊपर चलिए, फिर से यहां से अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा रिटार्डिंग टॉर्क है वह है 2 Q B0 r²। रिटार्डिंग टॉर्क को लिख सकते हैं आई इंटू रिटार्डेशन, एंगुलर रिटार्डेशन, 2 Q B0 r²। इनर्शिया ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं mr², और ये रिटार्डेशन का एक्सलेशन है 2 Q B0 r², दोनों तरफ r² कैंसिल, तो जो एंगुलर रिटार्डेशन है दैट कम्स टू बी 2Q B0/m। ये एंगुलर रिटार्डेशन है, ये एंगुलर रिटार्डेशन है। बोला कितने देर में ये, कितना, जब तक ये रुकेगा तब तक कितना एंगल घूम जाएगा, यही पूछा गया है। जब तक ये रुकेगा तब तक कितना एंगल घूम जाएगा ये बताना है। क्या हम लोग अल्फा को लिख सकते हैं जैसे हम लोग लीनियर एक्सलेशन को लिखते हैं ना, A = V × dV/dx, उसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ω × d⍵ डिवाइडेड बाई d θ, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2Q B0/m। तो आपके पास ω × d⍵ इज 2Q B0/m एंड d θ। अभी दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ ω.d⍵ इज इक्वल्स टू 2Q B0/m इंटीग्रेशन ऑफ d θ। तो देखो भाई, शुरुआत में इसका कुछ ओमेगा था, वो हम लोग निकाल लेंगे जो 2 सेकंड के बाद निकाले, तो और फाइनल इसका 0 है, और यहाँ शुरुआत में 0 एंगल से हम लोग को कोई फाइनल एंगल थीटा निकालना है। तो यहाँ हो गया 0 - ω²/2, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन में आप राइट हैंड साइड में भी एक माइनस साइन लगा सकते हैं, -2Q B0/m, और यहाँ पे आ गया थीटा, दोनों तरफ में माइनस कैंसिल, तो आपके पास थीटा का वैल्यू हुआ
ओमेगा स्क्वायर एम बाई 4 क्यू बी नॉट। ओमेगा स्क्वायर एम बाई 4 क्यू बी नॉट, ये ओमेगा वही है जो 2 सेकंड के बाद हम लोग का निकला था। तो जरा देखते हैं 2 सेकंड के बाद हम लोग का ओमेगा कितना आया था। 2 सेकंड के बाद हम लोग का ओमेगा कितना आया था? आया था ये 2 क्यू बी नॉट बाई एम। 2 क्यू बी नॉट बाई एम। 2 क्यू बी नॉट बाई एम। थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 क्यू बी नॉट बाई एम का स्क्वायर, यहाँ एक एम है और नीचे है अपना 4 क्यू बी नॉट। दिस कम्स टू बी 4 क्यू स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, यहाँ एक एम है और थोड़ा नीचे बढ़ोगे तो यहाँ 4 क्यू बी नॉट है। तो ये 4 से 4 कैंसिल, क्यू और बी नॉट से ये स्क्वायर कैंसिल, एम से ये स्क्वायर कैंसिल, देन थीटा कम्स टू बी क्यू बी नॉट बाई एम। यही तो बच रहा। देखते थोड़ा ऑप्शन, क्यू बी नॉट बाई एम। If magnetic field is switched off after 4 seconds, then the angle rotated by the ring before coming to stop is 2 है उसमें, और इसमें 2 नहीं है, तो हम लोग का तो 2 नहीं वाला आया है। डी आंसर इज करेक्ट। तो ए और डी, ए एंड डी, ये दो ऑप्शन आपका पूरे मैथमेटिक्स के थ्रू आ रहा है। ठीक है, ये तो सबसे पहले क्वेश्चन बता रहा था कि देखो हम लोग के पास एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जो किसी रफ टेबल के ऊपर रखा है। एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को आप स्विच ऑन किए, तो मैग्नेटिक फील्ड जब वैरी करेगा तो हम लोग सोचे कि हम लोग के पास एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकला, उससे हम लोग पता किए कि अच्छा ठीक है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। वो इलेक्ट्रिक फोर्स आया टाइम डिपेंडेंट। फिर पता चला कि वहां तो रफ भी है तो फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन मोशन का अपोज करेगा और ये इलेक्ट्रिक फोर्स चाहेगा रिंग को घुमाना। तो 2 सेकंड तक तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 सेकंड के बाद रिंग घूमना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग को 2 सेकंड वाला टाइम यूज करके पहले हम लोग म्यू निकाले जो ए ऑप्शन में मैच किया। फिर उसके बाद 2 से लेके 4 सेकंड तक हम लोग पहले ओमेगा निकाले नेट फोर्स लेके। पता चला कि 4 सेकंड खत्म होते होते इतना ओमेगा से रिंग घूमने लगेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑफ हो गया, तो अब केवल टॉर्क लग रहा था फ्रिक्शन का जो रिटार्डिंग फोर्स था, और उस रिटार्डेशन की वजह से उसका एंगुलर स्पीड घटा और धीरे धीरे वो रेस्ट में आ गया। तो हम लोग को पता करना था कि रेस्ट में आते आते वो कितना एंगल घूम जाएगा। तो पहले रिटार्डिंग टॉर्क लिए, वहां से हम लोग एक्सेलरेशन तक पहुंचे। फिर एक्सेलरेशन को हम लोग ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा लिख के आगे सॉल्व किए। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये है एडवांस लेवल क्वेश्चंस, इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे। अब देखिए उसका जो आप आंसर मार्क किए वो ए और डी किए। ठीक है, दो आंसर करेक्ट है। अगर आप दोनों मार्क कर देते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलती से बी और सी में से कोई एक मार्क कर देते हैं तो -2 होगा। अगर आप ए और डी जो करेक्ट आंसर था उसमें से खाली ए मार्क करते हैं, डी नहीं मार्क करते, तो आपको पार्शियल मार्क्स मिलेगा। यही तरीका। अगला है, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड at a distance of 25 centimeter from the center of a glass sphere of radius 10 centimeter. Then choose the correct option. Image formed by the first refraction is first surface is real. Image formed by the first surface is at a distance of 100 centimeter from the center of the sphere. Image formed by the second surface is real. Image formed by second surface is at a distance of 28.5 centimeter from center of the sphere. थोड़ा बनाना पड़ेगा इसको। सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर पे रखा है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। ये मान लीजिए एक ग्लास स्फीयर है।
यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ, इस पॉइंट को हम लोग P1 कह देते हैं, इस पॉइंट को हम लोग P2 कह देते हैं, बीच में यहाँ सेंटर है। सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट तक का दूरी, सेंटर से लेके इस ऑब्जेक्ट तक का दूरी क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर मेंशन है, और इसका अपना रेडियस 10 सेंटीमीटर मेंशन है। 10 सेंटीमीटर का रेडियस और 25 सेंटीमीटर ये दूरी। ऑब्जेक्ट से एक रे निकलेगा, एक रे तो सीधा सीधा पोल होते हुए पास कर जाएगा सीधा, और एक रे निकलेगा किसी पॉइंट पे पहुंचा। रुक जाओ यहीं पर। यहाँ पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करना है तो सेंटर से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। रे डायग्राम को समझते चलना, कैलकुलेशन भी हम लोग करते चलेंगे। देखो अब पर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो भाई इधर एयर है, इधर में आपका ग्लास है, तो मेरा फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो इस पॉइंट पे हो रहा है उसमें μ2 में ग्लास का आएगा, यहाँ भी लेंगे, μ1 में एयर का आएगा। यू का वैल्यू हम लोग पोल से मेजर करेंगे -15 सेंटीमीटर। फिर μ2 में ग्लास आ गया, μ1 में ये आ गया, और रेडियस हम लोग प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? तो पोल से जब हम लोग रेडियस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, तो +10 सेंटीमीटर लेंगे। दिस कम्स टू बी 3/2v माइनस माइनस प्लस 1/15, ये आएगा 1/2 नीचे 10 तो 1/20। तो आपके पास वैल्यू हो गया 3/2v इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/15, 1/20 माइनस 1/15, क्या नीचे में आ गया यहाँ पर 300, तो यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 20। तो दैट 3/2v इज इक्वल्स टू -5/300, -5 आ गया, माइनस आ गया, इससे 150 हो गया, कैसे काटे? देन v इज इक्वल्स टू 900/-10, सो इट इज -90 सेंटीमीटर। -90 आ गया। इस पे बनाना थोड़ा मुश्किल है, इस फिगर पे हम सोचे थे इधर 25 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी दिखा रहे हैं। चलो देखते हैं, समझ जाना थोड़ा। हाँ? ये बेंड करेगा लेकिन थोड़ा कम बेंड करेगा, तो ऐसा आपको ये फील होगा कि ये पीछे कहीं 90 सेंटीमीटर तक पहुंच रहा है। देखो हम नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं, ये नहीं ड्रॉ हो रहा है, ये पीछे 90 सेंटीमीटर तक पहुंचेगा। तो रे तो आगे बढ़ा, लेकिन जो यहां से इसका इमेज बनने वाला है, इस पोल से उसका दूरी 90 सेंटीमीटर है भाई, 90 सेंटीमीटर जा नहीं पा रहा, ध्यान रखिएगा। ये जो इमेज बनेगा पीछे वो 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा। इमेज इमेज पीछे 90 सेंटीमीटर दूर बनेगा पोल से। तो भाई सेंटर से कितना दूर बनेगा? वो 100 सेंटीमीटर बनेगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर और जोड़ दो। तो सेंटर से अगर उस इमेज का दूरी लोगे, वो तुम्हारा 100 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, ये तो हाइपोथेटिकल रे से ना आप बढ़ा के उस इमेज तक पहुंच रहे हैं, रियल तो नहीं है। तो हम पहले दो ऑप्शन में थोड़ा आपको लेके चलते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस इज रियल, ये गलत हो गया। इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ये सही हो गया। अब आप सेकेंड रिफ्रैक्शन पे चलिए। सेकेंड रिफ्रैक्शन में सारा डिस्टेंस आप इस P2 से मेजर करते हैं, पोल 2 से। तो जब आप पोल 2 से मेजरमेंट करेंगे तो क्या मेरा जो प्रीवियस केस का, हम इधर इसको रेड से बनाना चाहते हैं ताकि सब मैच नहीं करे, रुक जाओ। फॉर
सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए इमेज फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एक्ट एज ऑब्जेक्ट। जो इमेज बनेगा फर्स्ट रिफ्रैक्शन में वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो आखिर फिर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? अब आपको पोल P2 से डिस्टेंस मेजर करना है बस यहां से। तो 100 और 100, 110 सेंटीमीटर। आपके म्यू1 का वैल्यू ये ग्लास होगा 3/2 और म्यू2 इस बार एयर होगा 1 होगा। और जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर करा जाएगा तो -10 सेंटीमीटर। अब आप फिर से भी निकालिए। तो आपके पास है μ2/v माइनस μ1/u इज μ2 माइनस μ1/r। μ2/v माइनस μ1। μ2 का वैल्यू 1, भी निकालना है। μ1 का वैल्यू 3/2, u का वैल्यू कितना तो -110। μ2 का वैल्यू 1, μ1 का वैल्यू 3/2 और रेडियस कितना तो -10। सो 1/v यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस 3/220 इज इक्वल टू यहाँ भी हो जाएगा -1/20। तो 1/v इज 1/20 माइनस 3/220। नीचे में 220 को ही एलसीएम ले ले। तो यहाँ 11 और उसमें से 3 गया तो ऊपर हो गया 8 और नीचे 220। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो रियल इमेज। तो आपके भी का वैल्यू हो गया 220/8। इतना सेंटीमीटर अप्रॉक्स। ठीक है, 27.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स और पॉजिटिव। कहां से डिस्टेंस होगा? P2 से डिस्टेंस होगा 27.5। P2 से 27.5 यहां बनेगा इमेज। P2 से ये डिस्टेंस है 27.5, 27.5 सेंटीमीटर। रे डायग्राम कंप्लीट करोगे तो यहां से एक नॉर्मल खींच दो और फिर यहां से जो रे आएगा वो जाके इस पर्टिकुलर इमेज का फॉर्मेशन करेगा। यह है इसका रे डायग्राम। तो इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड सरफेस इज रियल, हाँ एकदम सही है। इमेज फॉर्म्ड बाय सेकंड सरफेस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 28.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। हम लोग का 27.5 आया है। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है? 27.5 आया है। सेंटर ऑफ द स्फीयर से तो 27.5 नहीं आया हम लोग का। तो यहाँ से आएगा 20, सेंटर से हम लोग लेंगे भी तो 37.5 हो जाएगा। तो ये वाला मेरे हिसाब से गलत आ रहा है, अगर हम कैलकुलेशन गलत नहीं किए तो। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सही है, सब कुछ सही है, कहीं दिक्कत नहीं है। तो ये है क्वेश्चन, आपका सेकंड क्वेश्चन। क्लियर है? थोड़ा इतना सेव कर लें जस्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, two blocks are placed on a fixed rough inclined plane. The coefficient of friction for two blocks are μ1 and μ2 as shown in figure. The normal reaction between the blocks will be 0 if। देखिए एक बात समझिएगा, अगर आपको डायरेक्ट याद रहता तो हम लोग इस पे सीधा भी ऐसे इक्वेशन बना सकते थे कि अगर आपके पास कोई भी एक रफ इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मान लो थीटा है, इस पे एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का मास m है।
तो इसका जो एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आता है, इसका एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन आता है जिसका पूरा डिस्कशन आप करके पहले से रखे हैं। और अगर आप इस लेवल में हैं तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन होता है जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब तुम गौर करो, इस एक्सेलरेशन में कहीं मास नहीं है, तो कौन सा मास बड़ा है या छोटा इससे एक्सेलरेशन कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात तय है कि अगर आपका म्यू बढ़ा दिया जाए तो उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अब तुम इस फिगर पे गौर करो, इस फिगर पे गौर करो, अगर आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा और पीछे वाले का एक्सेलरेशन कम होगा तो दोनों का कांटेक्ट टूट जाएगा, यहां पे ये कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा। कब? जब आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा हो। अगर ऐसा हो कि A1 जो है वो हमारे A2 से बड़ा है तो दोनों ब्लॉक, बोथ ब्लॉक्स सेपरेटेड, दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से अलग हो जाएगा, और दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे से अलग हो गया तो उनके बीच का नॉर्मल भी जीरो हो गया। तो आखिर A1 बड़ा कब होगा? जब हमारा म्यू1 छोटा होगा। अगर म्यू1 छोटा होगा तो A1 बड़ा होगा और दोनों ब्लॉक एक दूसरे से अलग हो जाएगा, उनके बीच का जो रिएक्शन फोर्स है बिटवीन ब्लॉक्स वो जीरो हो जाएगा। तो एक आंसर तो ये डी वाला है। मास में कोई अंतर नहीं है, तो M2 बड़ा रहे या M1 बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। M2 बड़ा रहे या M1 बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक विल बी जीरो इफ, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। म्यू2 शुड बी ग्रेटर या म्यू1 शुड बी लेस, ये कंडीशन होना जरूरी है। मास किसी का भी कम ज्यादा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो है तो मल्टीपल चॉइस, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक ऑप्शन टिक करेंगे तो डी टिक करेंगे। डी अगर सही है, डी अगर सही है तो ए बी कुछ भी रहे आंसर आ जाएगा, खाली ये सी नहीं होगा। ए और बी कुछ भी रहेगा आंसर आ जाएगा, लेकिन डी का सही होना जरूरी है, डी का सही होना जरूरी है। ठीक है, ए और बी में सही और गलत का कुछ नहीं हो, कुछ भी रहेगा आंसर आ जाएगा। चलो ये था, सही है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये सेक्शन 2 में हम लोग आ गए। सेक्शन 2 भी है ना, 12 मार्क्स का है। इसमें आपके पास 4 क्वेश्चन है, सिंगल है, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपको देखना है हर एक करेक्ट के लिए +3 मिलेगा। जो इनकरेक्ट अगर आप अटेम्प्ट कर दिए तो -1 मिलेगा, और अगर आप कोई भी ऑप्शन टिक नहीं किए हैं तो आपको 0 मिलेगा। सही है, तो इस बेसिस पे आपको सोचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, टू चार्ज स्फेयर्स ईच ऑफ रेडियस ए आर प्लेस्ड b डिस्टेंस अपार्ट। Assuming b is much greater than a, the magnitude of charge on each of the sphere is q, the total energy of the system। याद रखिएगा, टोटल एनर्जी पूछा है, तो टोटल एनर्जी में आपको इंटरैक्शन एनर्जी और प्लस उन स्फेयर्स का सेल्फ एनर्जी दोनों कंसिडर करना है। सेल्फ एनर्जी, इंटरैक्शन एनर्जी एज वेल एज सेल्फ एनर्जी। तो इंटरैक्शन एनर्जी तो होता है भाई k, Q1 Q2 भाई उनके बीच का डिस्टेंस जैसे यहाँ d है। और सेल्फ एनर्जी होता है किसी स्फेयर का Q डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r1, और इसी तरह Q2 डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। ये सेल्फ एनर्जी का कंसेप्ट है। थोड़ा यहाँ क्यू स्क्वायर होगा। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 और Q2 दोनों क्वेश्चन में मेंशन है कितना, Q। तो यहाँ क्यू स्क्वायर हो गया ऊपर, और नीचे हो गया D। यहाँ हो गया क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो गया हम लोगों के पास A। फिर दूसरा हो गया क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट A। इसमें से आप जैसे हमको दिख रहा कॉमन, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो। यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा 1/d और प्लस 1/2a और प्लस 1/2a। अच्छा एक चार्ज निगेटिव है ना, सॉरी, एक चार्ज निगेटिव है, तो यहाँ पे ये माइनस लग जाएगा और इसमें एक जगह माइनस लग जाएगा।
माइनस तो नहीं लगेगा, ये ऐसे ही जाएगा। तो ये वैल्यू कुछ ऐसा आ गया, ये तो माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे, तो यहाँ पे आ गया माइनस। दिस इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1/d और +1/e। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? डी आंसर, डी आंसर इसका मैच कर रहा है। तो सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी, दोनों एनर्जी आपको ऐड करना है। सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी दोनों आपको लेके चलना है, ठीक है। जनरली क्या न्यूमेरिकल्स में आता है? सेल्फ एनर्जी, सॉरी, जनरली न्यूमेरिकल्स में आता है इंटरेक्शन एनर्जी, लेकिन यहाँ पे आपको सेल्फ एनर्जी और इंटरेक्शन एनर्जी दोनों लेके चलना है, करेक्ट। 5 में लिखा है अ फिश इज ऑब्जर्विंग अ बर्ड विच द डाइविंग डाउन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एज सोन। When bird is exactly above fish, it appears to fish at a height of 40 meter and velocity of bird relative to the fish is at an angle of 45 with the horizontal. At what horizontal distance from fish along surface of water the bird actually hits the water? यहाँ पे आपको प्लेन सरफेस से जो रिफ्रैक्शन है जिसमें एपरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ का आप कंसेप्ट पढ़ते हैं वो यूज करना है। ठीक है, फिश है ऑब्जर्वर और बर्ड है ऑब्जेक्ट, तो ये है आपका फर्स्ट मीडियम और ऑब्जर्वर वाला मीडियम है सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम वाटर। सबसे पहले देखो कि आखिर इस लेवल से इसका एपरेंट हाइट कितना है। एपरेंट हाइट बाय एक्चुअल हाइट इज इक्वल्स टू μ2/μ1। तो एपरेंट हाइट, एक्चुअल हाइट कितना है? 40 में से 8 माइनस करो क्योंकि सरफेस से तुमको लेना है, 40 - 8। तो μ2 है वाटर 4/3 और μ1 है एयर। तो तुम्हारा एपरेंट हाइट मिला 4/3 टाइम्स ऑफ 32, 32, 4/3 टाइम्स ऑफ 32, है ना। एक मिनट जस्ट सोच रहे। When bird is exactly, it appears to fish as a height of 40 meter. At a height of 40 meter, it appears 40 मीटर। अगर ये 40 मीटर पे अपीयर करता है तो यहाँ पे तो थोड़ा डाटा है ना अटपटांग आ रहा है, थोड़ा सा हमको एक बार रीड करना होगा। यहाँ क्या लिखा है? इट अपीयर्स टू फिश एट ए हाइट ऑफ 40 मीटर। मेरे हिसाब से ये एपरेंट है, ये एक्चुअल नहीं, और हमको एक्चुअल निकालना है। एक मिनट जस्ट हमको इसको ठीक करना। बाई एक्चुअल इज इक्वल्स टू μ2/μ1। तो एपरेंट है हम लोगों का 40 - 8 क्योंकि वो दिख रहा है, और एक्चुअल हम लोग को निकालना है 4/3। तो आपके पास ये आ गया 32/h इज इक्वल्स टू 4/3। तो कितना आ रहा है ये? तो एक्चुअल जो उसका हाइट है फिश का सरफेस से, एक्चुअल जो हाइट है फिश का सरफेस से वो है अपना 24 मीटर। एक्चुअल जो हाइट है बर्ड का सरफेस से वो यहां से है 24 मीटर, ये 24 मीटर। अब जरा गौर करो, बर्ड का दो वेलोसिटी होगा। एक बर्ड का वेलोसिटी होगा सरफेस के पैरेलल
और एक बर्ड का वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिलेटिव टू फिश इज एट एन एंगल ऑफ 45। वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिलेटिव टू फिश एट एन एंगल 45। मान लेते हैं, बर्ड का वेलोसिटी है ए आई कैप और प्लस बी माइनस जे कैप, करेक्ट। ये उसका एक्चुअल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश, देखिए जो पैरेलल वाला है वो तो पैरेलल ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल वाला तो चेंज होगा ना। क्या नॉर्मल वाला चेंज होगा? म्यू टाइम्स ऑफ बी, है ना, क्योंकि म्यू टाइम्स हमारा एपरेंट हाइट जो है वो एक्चुअल हाइट के तरह से चेंज कर रहा है। तो म्यू टाइम्स ऑफ बी, तो ये आ गया अपना ए आई कैप और प्लस म्यू की जगह पे 4/3 बी ऑफ माइनस जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। बोला ये एंगल आपका 45 है, ये है 45। so ये एंगल 45 है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट tan 45 विल बी इक्वल्स टू, जो भी मेरा y कंपोनेंट आया बाई x कंपोनेंट, तो यहां से तो ये वैल्यू आ गया कि a और 4/3 भी ये बराबर है। थोड़ा रुकना समझना। अच्छा, तो a/b कितना है? 4/3। याद रखिएगा ध्यान से कि अब हम यहाँ पे जो रुक रहे हैं थोड़ा समझ रहे हैं। हम लोग अभी जो निकाले थे ये tan 45 क्या था? ये tan 45 था अपना कि बर्ड को जब फिश देखेगी तो उसका वेलोसिटी tan 45 पे आपको दिख रहा है। तो फिर आखिर बर्ड के एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? सो एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बर्ड, बर्ड के वेलोसिटी का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है? मान लो जैसे हमारा बर्ड का ये वेलोसिटी है, तो ये बर्ड का अगर एक्चुअल वेलोसिटी है तो हम लोग इसी का ना कंपोनेंट लिखे थे, ए आई कैप और बी के साथ माइनस जे कैप। तो अगर हम इस एंगल को निकालना चाहते हैं, मान लो ये फाई है, तो क्या हम लिखेंगे tan फाई इज इक्वल्स टू b/a, b/a। तो हमारे पास tan फाई का वैल्यू आएगा, b/a को यहां से थोड़ा सोचो, क्या ये 3/4 है? 3/4, ये tan फाई आ गया। अब इसी tan फाई को ध्यान में रख के हम लोग देख पाएंगे कि आखिर वो एक्चुअली जाके सरफेस को कहाँ हिट करता है। देखो जरा फिर से एक बार फिगर, ये वाटर का लेवल है, ये 24 मीटर का उसका एक्चुअल हाइट है, और ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये 24 मीटर का उसका एक्चुअल हाइट है, ये वो पॉइंट है जहां जस्ट नीचे में यहाँ पे फिश है, ये आपका बर्ड हो गया। और ये एंगल आप अभी निकाले हैं, ये एंगल अभी आप निकाले हैं फाई, तो ये एंगल फाई होगा। तो आखिर वो वाटर सरफेस को एक्चुअली जाके कहाँ पे हिट करेगा? मान लो वो पॉइंट पी है, तो tan फाई, दैट tan फाई विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई ये डिस्टेंस x। ये tan फाई का वैल्यू अपना कितना आया है? 3/4 इज इक्वल्स टू 24/x। सो x विल बी इक्वल्स टू 32 मीटर आ रहा है।
एक्स विल बी 32 मीटर। है यहाँ आंसर? हाँ है 32 मीटर। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से चलिए एक बार शुरू से देख लेते हैं। लिखा है फिश इज ऑब्जर्विंग अ बर्ड विच द डाइविंग डाउन along a straight line as shown in figure. When bird is exactly above fish, it appears to fish at a height of 40 meter and the velocity of bird relative to the fish it has an angle of 45. ये वाला लाइन बहुत इंटरेस्टिंग था। एक तो ये जो डाटा दिया गया था ना वो एपरेंट था, हम इसको एक्चुअल लेके चल दिए थे शुरुआत में। तो एपरेंट हाइट जो दिया था वो 40 माइनस 8 दैट इज 32। तो एक्चुअल हाइट निकाले 24 मीटर। फिर जो वेलोसिटी था बर्ड का वो फिश के रिस्पेक्ट में 45 एंगल बनाया। तो जो बर्ड का वेलोसिटी फिश के रिस्पेक्ट में था उस हिसाब से अगर हम चले तो 1045 ये आया, यहां से इक्वल टू 4/3 भी आया, तो a/b का वैल्यू 4/3 आया। तो आखिर एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बर्ड क्या है? तो वैसे केस में हम लोग इस पे काम किए कि tan phi का वैल्यू निकाले एंड दैट कम्स टू बी 3/3। अब जो उसका एक्चुअल डायरेक्शन होगा उसी हिसाब से आके वो सरफेस से टकराएगा, पानी के सरफेस से। वही tan phi लिए और tan phi को लेके ये डिस्टेंस हम लोग निकाले तो लगभग 32 मीटर आ रहा है। ठीक है 32 मीटर आ रहा है। चलो यहां तक थोड़ा वेट कर ले।